ठीक है, स्टार्ट कर दिया जाए। चैप्टर 1 चल रहा था, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें हम लोग कूलम्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं। कूलम्स लॉ को मैं अगर फिर से मैं दिखाऊं, इसको हटा रहा हूं भाई। कूलम्स लॉ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कूलम्स लॉ में देखते हैं क्या क्या था। तो कूलम्स लॉ होता था फोर्स बिटवीन टू चार्ज, एक Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, R सेपरेशन है। ठीक है, तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज अगर है R सेपरेशन पे, तो फोर्स जो लिखा जाता था वो कितना लिखा जाता था? युवराज बोलो, कितना लिखते थे? बोल दो भाई। अपॉन R²। अब यही K डैश का स्टोरी आज होना है। बोला था ना कि 1 घंटा अलग से लगेगा इसका, तो इसलिए इस K डैश में क्या क्या छुपा है वो जरा हम लोगों को देखना है आज, इसके वैल्यूज़ को समझने हैं। तो कूलम्स फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन। तो ये तो होता है भाई कूलम्स फोर्स। अब इसका हम लोग K डैश की बात करें तो K डैश क्या है? तो वह है 1/4πε। एप्साइलन है परमिटिविटी, ये जो एप्साइलन है वो है परमिटिविटी। एप्साइलन है हमारा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ये कूलम्स फोर्स का एक्सप्रेशन, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। अभी आज का जो टॉपिक बस यही है कि परमिटिविटी क्या होता है, इसका मीनिंग क्या हुआ। अगर किसी का परमिटिविटी हाई है, अगर परमिटिविटी हाई है तो इसका क्या मीनिंग हुआ, लो है तो क्या मीनिंग हुआ, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये, इसके वैल्यू हम लोग किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। और इसके बाद कभी भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि K डैश क्या है। ऐसे कुछ लोग इसको K भी सिंपली बोलते हैं। फोर्स को लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R²। ध्यान देना, ये K जहाँ यहाँ पे लिखा गया है तो ये K मतलब है 1/4πε। और मैं बताऊंगा, अभी डिस्कस करूंगा कि K डैश मैं क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे जनरली तो लोग K बोल देते हैं। यहाँ पे ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ये वाला है परमिटिविटी। एप्सिलॉन सिंबल का नाम है। सिंबल का क्या नाम है भाई? बोलो, सिंबल का क्या नाम है? एप्सिलॉन। सिंबल का क्या नाम है? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, और ये रिप्रेजेंट करता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। जहां नहीं दिखेगा वहां पे बोल देना भाई, क्योंकि अगर दिख नहीं रहा हो तो बता देना, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन जो कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ऑफ ए मीडियम, जिस भी मीडियम की बात करें उस मीडियम की परमिटिविटी को ये रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और डिटेल देखने में भी तो सिंबल का नाम हुआ। अब जरा हम लोग मीनिंग पे बात करें तो K डैश Q1 Q2 अपॉन R², जो लेट आए होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा। स्टार्टिंग ही अभी कुछ किया नहीं है, अभी तो बस एक्सप्रेशन लिखा है फोर्स का। K डैश है हमारा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गिवन बाय दिस। ये फोर्स जो होता है सेंट्रल फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये सब हम लोगों का अलग टॉपिक था, जिसका छूटा हो अलग से देखेगा। R सेपरेशन है Q1 Q2 अपॉन R², तो K डैश है हमारा 1/4πε। अब ये एप्सिलॉन क्या है तो वो समझते हैं हम लोग धीरे धीरे करके। देखो, कोई एक मीडियम, अब मेन टॉपिक शुरू होने जा रहा है भाई। परमिटिविटी क्या होता है वो जरा समझे। एक है ये मीडियम, क्या है ये? एक क्या है भाई? एक बोलो, मीडियम है ये। इस मीडियम में बोला करो, जैसे क्लास में बोलते हो वैसे ही यहाँ भी बोलना है भाई। बोलने का जब टाइम मिले तो बोलो। ऐसा मत सोचना कि अरे ये तो बोल रहा है तो मैं क्यों बोलूँ बीच में। एक ही बंदा बोलेगा एक बार में, ऐसा नहीं है। आप बोलते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ही बोलना है, मुझे कान में आता रहे। तो कोई भी मीडियम होता है, बहुत सारे मीडियम है भाई। इंसुलेटर है, कंडक्टर है, पोलर मीडियम है, नॉन पोलर मीडियम है, हर तरह के मीडियम है भाई। तो इस मीडियम को बताने वाला, मीडियम के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला, जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसका इंफॉर्मेशन बताने वाला, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन बताने वाला होता है उसका नेम, उसका क्लास, कौन से स्कूल में है भाई, कितने मार्क्स आए थे प्रीवियस टेस्ट में और पहले के क्या मार्क्स आते रहे हैं। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड पता लग जाता है, स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है। कॉलेज को क्या चाहिए? तो चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कौन, इसका जेई में क्या रैंक था, इसका नीट में क्या रैंक था, इसका ये क्या रैंक था, सीबीएसई बोर्ड में क्या रैंक था। तो ये सब क्या है? मार्क्स हैं, सर्टेन एग्जाम के मार्क्स हैं, वो क्या है? पैरामीटर बता रहे हैं। इसका हाइट कितना है और इसका
बाकी पैरामीटर्स होते हैं। वैसे मीडियम के बारे में बताने वाले बड़े सारे पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरामीटर है इस मीडियम का डेंसिटी। डेंसिटी कुछ तो बताता है मीडियम के बारे में, ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर कितना कंप्रेस करके इस बॉडी में, इस मीडियम में रहता है, इसको बोलते हैं डेंसिटी। मास अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना है इसमें पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये एक पैरामीटर है जो मीडियम के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। टेम्परेचर है तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भाई मीडियम कितना हॉट है, डिग्री ऑफ हॉटनेस बताता है, तो कितना ये हॉट है वो बताएगा इसका टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर मान लो 300 डिग्री सेल्सियस है तो ये बताएगा ना कि ये मीडियम बड़ा डेंजरस है। अगर आप फिंगर डाल दोगे इस मीडियम में, हटाओगे तो फिंगर वापस नहीं आएगा, हड्डी आएगा वापस। टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब ये है, लो है टेम्परेचर तो कूलिंग होगा या क्या होगा वो पता लगता है। तो मीडियम का डेंसिटी, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि ऑप्टिकली ये मीडियम कितना डेंस है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है भाई। 1.5 ऑलमोस्ट ग्लास का होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना बोलो भाई, 1.5 बोला जाता है। लेकिन ये 12th में तुम पढ़ोगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में ऐसे थोड़ा सा बोल रहे हैं, 2 सेंटेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ग्लास का 1.5 है तो इसका मतलब ये 1.5 है किसके लिए, तो ये है येलो कलर के लिए, ये येलो कलर के लिए है और विद रिस्पेक्ट टू एयर है। तो इसमें कुछ अंडरस्टूड होता है। रेड कलर के लिए ये यही नहीं रहेगा, थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हो जाता है। अभी तक आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का होता है तो आप समझते हैं कि ये ग्लास का फिक्स है 1.5 अभी तक के इन्फॉर्मेशन से। तो 1.5 फिक्स नहीं होता है, ये तो पहले दिमाग में सेट कर लो कि 1.5 है, लेकिन ये रेड कलर का अलग होगा, 1.51 हो जाए, 1.49 हो जाए, रेड का अलग होगा, ब्लू का अलग होगा, कलर वाइज ये चेंज होते रहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम लोग 12th में रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स में कि ये किस तरह से कलर के हिसाब से चेंज होता है, इससे एक रिलेशन है, कॉसी रिलेशन। लेकिन अभी के लिए चलो ये टॉपिक नहीं है, अभी के लिए ये टॉपिक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन मीडियम कुछ है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। चलो भाई ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है। वाटर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.3 होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास वाटर इज लेस डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, मीन्स ऑप्टिकली कितना डेंस है। तो मीडियम के कुछ पैरामीटर के नाम हमने लिए, उसी तरह से उन्हीं नामों में से एक नाम है परमिटिविटी, एक नाम है परमिटिविटी। ये भी एक पैरामीटर है जो मीडियम का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताएगा। ये क्या बताएगा भाई, बोलो क्या बताएगा, अरे भाई परमिटिविटी क्या बताएगा, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द मीडियम। सिमिलरली एक और इसके पैरामीटर होते हैं, वो होता है परमिएबिलिटी। वो क्या होता है, परमिएबिलिटी होता है। ये हमारा चैप्टर 5 में आएगा। ये मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है मीडियम का। मीडियम मैग्नेटिकली किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, मैग्नेट रख दे इस मीडियम में तो इस मीडियम का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो मैग्नेटिक बिहेवियर बताने वाला होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो ये चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। और इसमें चार्ज रख दें तो उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, मीडियम चार्ज को कितना सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, या इलेक्ट्रिकली किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा ये मीडियम, ये बताता है इसका परमिटिविटी। Permittivity shows electrical behavior of the medium, that is electrical response of the medium when any charge is placed। तो इलेक्ट्रिकल बिहेवियर अगर चाहिए हमें, उसको अगर स्टडी करने हो तो चार्ज ही रखने पड़ेंगे, चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज जब रखेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिकली मीडियम किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, वो बताता है परमिटिविटी। तो चलो ओवरऑल मीनिंग कुछ क्लियर हुआ कि जिस तरह से मीडियम के अदर पैरामीटर्स हैं सब अपना अपना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं मीडियम के बारे में, वैसे ही इन्फॉर्मेशन देने वाला एक पैरामीटर परमिटिविटी है जो कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताएगा। क्या बताएगा ये, तो ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताएगा। तो हम लोग 2 चार्ज लेते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा, मैं बात कर रहा हूँ मान लो क्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस, NaCl सॉल्ट होता है ना भाई, NaCl सॉल्ट। तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस ये दोनों समझो कि इस तरह से अटैच हैं और ये NaCl बना हुआ है। क्लियर है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, NaCl मॉलिक्यूल है जिसमें 2 चार्ज हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव।
ठीक है, दो चार्ज हैं, आर सेपरेशन होगा कुछ भाई इसका, इसमें जो फोर्स लगेगा Na प्लस मीन्स प्लस ई, Na और Cl माइनस मीन्स माइनस ई, ये है चार्ज का वैल्यू। अगर लिखें तो E और E, इट मीन्स फोर्स जो NaCl Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसका वैल्यू, अगर ये एयर में है या वैक्यूम में है, ध्यान से समझना, एयर और वैक्यूम में अगर हो ये, तो ये फोर्स कितना लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और ये Q1 Q2, तो Q1 का वैल्यू E, Q2 का वैल्यू E, माइनस नहीं लिख रहे हैं, माइनस है, एक प्लस है, एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, उससे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये हमने मेंशन कर दिया, या माइंड में है हमारे कि अट्रैक्टिव फोर्स का वैल्यू लिख रहा हूँ। सिर्फ वैल्यू से भी मतलब है, साइन वाइन नहीं रखने हैं, साइन देख के हम लोग ये पता लगाते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स है या और रिपल्सिव फोर्स है, क्या है वो पता लगाते हैं। ये जो भी सेपरेशन है Na प्लस और Cl माइनस के बीच का, वो हम लोग R लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस व्हेन Na प्लस Cl माइनस इज इन वैक्यूम और एयर। वैक्यूम एग्जैक्टली, एयर अप्रॉक्सीमेटली। एयर और वैक्यूम में क्या है डिफरेंस, वो भी थोड़ी देर में हम लोगों को क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए एयर और वैक्यूम के एक ही समझते हैं हम लोग, और ये हो गया। अब देखो, एयर में, एयर हो या वैक्यूम हो, इसमें हम लोग परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। एयर का परमिटिविटी या वैक्यूम का परमिटिविटी को अलग से सिग्निफाई करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं। यह है एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी, ठीक है। दूसरा कोई मीडियम होगा तो उसको खाली एप्सिलॉन ही लिखना पड़ेगा, उसको एप्सिलॉन ही लिखना पड़ेगा। एयर है अगर, तो हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। अगर ये सपोज कर रहे हो कि एयर में रखा हुआ है, तो हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट बना सकते हैं। एयर में रखा हुआ है, एयर का तो मैंने यहाँ मेंशन कर ही दिया, जब एयर मेंशन कर दिया तो यहाँ पे एप्सिलॉन को क्या लिखूँ, परमिटिविटी ऑफ एयर लिखेंगे, तो वो है एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम यही होता है, इन एयर वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। अगर इस परमिटिविटी का वैल्यू निकालना हो, ये हो गया परमिटिविटी ऑफ एयर, वैल्यू निकालना हो तो एक फैक्ट याद रखना है आपको, वो क्या है भाई, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब 1/4 पाई इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, तो ये वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ SI में। SI में ये होता है, तो SI में बताओ यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का भाई, तो यूनिट क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो यूनिट भी निकाल सकते हैं। फिलहाल तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो K डैश है वो 9 × 10⁹ है, तो 9 × 10⁹ है ये वैल्यू, और ये न्यूटन, अगर यूनिट लिखे तो ये न्यूटन, और ये R² मीन्स मीटर स्क्वायर, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कूलम स्क्वायर, क्योंकि चार्ज किस में होता है, ऐसा यूनिट कूलम, ये भी ऐसा यूनिट क्या है कूलम, और ये है मीटर, और ये है हमारा फोर्स न्यूटन। तो इसलिए इस पूरे का, यानी कि पूरे का यूनिट अगर लिखना चाहें, वैल्यू तो है 9 × 10⁹, कब, एयर या वैक्यूम में रहा तब, तो ये वैल्यू है 9 × 10⁹, यूनिट क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये है यूनिट। तो इससे चाहें तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हो, खाली परमिटिविटी अगर एयर का या वैक्यूम का निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं, ठीक है, निकल जाएगा यहाँ से, अरे निकल जाएगा बच्चों। पूरा वैल्यू हम लोग इसलिए याद रखते हैं 9 × 10⁹, क्योंकि यही आपको याद रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी करोगे, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसका पूरा का वैल्यू जब एक बार में हमें पता है 9 × 10⁹, तो सीधा वही वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखें तो 8.85 समथिंग आता है, तो खैर उसका ये जहाँ ज़रूरत होता है क्वेश्चन पेपर में स्टार्टिंग में ही दिया रहता है, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया रहता है, प्लैंक्स कांस्टेंट दिया रहता है, तो उसी तरह से ये भी समझो दिया रहता है क्वेश्चन पेपर में, जिस क्वेश्चन पेपर में इसका यूज़ होना होता है, इसका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। लेकिन आपको हमेशा याद रखने हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, वो याद रखोगे अच्छा है, कैलकुलेशन करने में ईजी होगा, ठीक है, ये समझ गए। अब जरा देखो थोड़ा सा और हम लोग मीनिंग जरा क्लियर करें परमिटिविटी का। देख रहे हो यहाँ डिनोमिनेटर में है,
के डैश के डिनोमिनेटर में है परमिटिविटी, अगर ये एयर में है तो Na प्लस Cl माइनस का ये है फोर्स। अगर मैं बोलूँ कि चलो एयर से हटाते हैं इसको, एयर तो इंडिकेट कर रहा है ये एप्सिलॉन नॉट, अब मैं एप्सिलॉन नॉट हटाता हूँ, मैं एयर में नहीं अब रख रहे, अब Na प्लस Cl माइनस को क्या कर दिया हमने, वाटर में डाल दिया या कहीं और डाल दिया किसी दूसरे मीडियम में। तो चलो दूसरे मीडियम में, मैं अगर वाटर की या किसी भी दूसरे मीडियम की बात करें, चलो कोई भी एक रैंडमली कोई भी मीडियम ले लिया और ये भी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे भाई, तो अब इसी Na प्लस और Cl माइनस में जो अट्रैक्टिव फोर्स अब होगा वो कितना हो जाएगा, तो दूसरे मीडियम में लिख रहे हो तो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन लिखना, एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट भाई, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी जब एयर में होता है तब लिखते हैं, अभी तो ये दूसरे मीडियम है तो उस मीडियम का परमिटिविटी है, तो मीडियम का परमिटिविटी जनरली हम लोग सिंपली एप्सिलॉन लिख सकते हैं, या तो फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन m, मतलब मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। और बाकी तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ही, तो E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर वही है, ठीक है। ये किस में हो गया भाई, ये एयर में था और ये वाला किसी मीडियम में हो गया, यहाँ इंडिकेट कर ही रहा है। अब तुम देखो जरा, एक मीनिंग क्लियर हो जाएगा तुम्हें कि यहाँ देख रहे हो एप्सिलॉन जो आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो खुद सोचो ये वैल्यू जो होता है 9 × 10⁻9 एयर के लिए, अगर दूसरे मीडियम का परमिटिविटी एयर से ज़्यादा हुआ, ज़्यादा वैल्यू ऑफ परमिटिविटी का मतलब हो गया कि उसी दो चार्ज में फोर्स कम होना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सिंस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, अगर बाकी सब फैक्टर वही रखें, वही Na प्लस, वही Cl माइनस, वही सेपरेशन, वही सब कुछ है, तो बाकी ये तो 4 पाई तो कांस्टेंट ही है। तो देख रहे हो कि फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी है। इट मीन्स ऐसा मीडियम जिसका परमिटिविटी हाई होगा तो इसका ये वैल्यू कम हो जाएगा, लेसर हो गया, स्मॉलर हो गया ये वैल्यू, तो फोर्स भी स्मॉलर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं वाटर का, भाई दिखाई दे रहा है ना, ये नीचे छुप तो नहीं रहा, वाटर का दिख रहा है ना यहाँ तक, तो परमिटिविटी अगर मैं बोलूं वाटर की, चलो दिख रहा है यहाँ तक तो ठीक है, तो वाटर की परमिटिविटी जो होता है वो एयर के परमिटिविटी यानी कि वैक्यूम के परमिटिविटी से 81 टाइम्स ज़्यादा होता है, 81 टाइम्स ज़्यादा होता है वाटर का परमिटिविटी। इसलिए अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वाटर का परमिटिविटी, अगर वाटर रखते हो, वाटर में हम लोग Na प्लस और Cl माइनस रखें तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, जो मीडियम का परमिटिविटी यानी कि वाटर का जो परमिटिविटी होगा उसको क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 लिखोगे यहाँ पे भाई। परमिटिविटी वाटर का क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू 81। बोलो, अरे बोलो भाई, कुछ बोलना ही नहीं चाहता है। वाटर का परमिटिविटी यहाँ रखने पड़ेंगे ना, अगर हम लोग वाटर में रखते हैं तो ये मीडियम में रख दिया, चलो इसको वाटर में अगर मैं रखूं तो वाटर का परमिटिविटी डालोगे, तो वाटर का परमिटिविटी कैसे डालें, तो वाटर का परमिटिविटी होता है 81 टाइम्स ग्रेटर देन 81 टाइम्स दैट ऑफ एयर का परमिटिविटी। तो एयर का परमिटिविटी ये रख दिया और 81 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाटर का परमिटिविटी होता है। कैसे है, कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, वो अलग से अभी बताएंगे थोड़ी देर में। अभी मीनिंग बस क्लियर करना चाह रहे हैं कि अगर वाटर का परमिटिविटी यहाँ डाल दें तो यहाँ पे हमें एयर का परमिटिविटी और 81 डालना पड़ेगा। तो तुम खुद सोचो कि ये जो वैल्यू जो एयर में था 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 था, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है, लेकिन यहाँ 81 भी मल्टीप्लाइड है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया बताओ, 9 × 10⁻9 तो हो ही गया ये वैल्यू, और डिवाइडेड बाई 81, डिवाइडेड बाई 81। तो तुम बताओ कि अगर हम लोग कंपेयर करें कि Na प्लस और Cl माइनस में जो फोर्स लगता था एयर में और जो फोर्स लग रहा है वाटर में, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि वाटर में फोर्स, ऐसा लिखें, वाटर में जो फोर्स लग रहा है दिस इज 1/81 टाइम्स फोर्स इन एयर। बोलो ये ठीक है। उसी Na प्लस और Cl माइनस में जो हमें फोर्स लग रहा है एयर में, वो F एयर लग रहा है, अगर तो वाटर में कितना लगेगा भाई, तो जितना फोर्स एयर में लगता है वो तो लगेगा ही, लेकिन ये 81 जो डिनोमिनेटर में आया वो है ये। तो वाटर में फोर्स लेस हो गया एयर में, एयर के रिस्पेक्ट में। बोलो भाई, एक एग्जाम्पल से देख रहे हैं हम लोग, रिया बताओ क्या समझे, वाटर में
फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा Na+ और Cl- में? कम होगा। कितना कम? कम होगा सर। कितना कम? 81 टाइम्स कम हो गया। तो इसीलिए जब 81 टाइम्स कम हो जाता है, इसीलिए तो बोला जाता है कि जब वाटर में Na+ Cl- जो बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाता है। सुना है ना भाई? सुना है ना कि सॉल्ट हमारा वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, ये तो सुना है। तो क्यों डिज़ोल्व हो जाता है? क्योंकि उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो 81 टाइम्स कम हो जाता है वाटर में। ठीक है, तो वीक हो गया तो क्या हुआ, किसी ने इस पे अगर धक्का मार दिया, इस पे अगर, तो ये वाला क्या है, इतना लूजली बॉन्ड है कि ये वाला अलग निकल जाएगा, ये अलग निकल जाएगा, यानी क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। ये फैक्ट समझ में आया कि डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्यों डिसॉल्व हुआ भाई? क्योंकि वीक हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 81 टाइम्स कम हो गया। अब कम क्यों हुआ? क्योंकि उसका परमिटिविटी, वाटर का परमिटिविटी हाई है। क्यों डिसॉल्व हुआ? क्योंकि वाटर का परमिटिविटी हाई है, 81 टाइम्स दैट ऑफ एयर है। तो हाई परमिटिविटी मींस लो वैल्यू ऑफ फोर्स। जितना ज्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही लो हो जाएगा फोर्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है परमिटिविटी, इसलिए वैल्यू कम होता जा रहा है। सो हम लोग एक सेंस डेवलप करें, एक ये फैक्ट डेवलप करें, माइंड में सेट करें कि ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, स्मॉलर विल बी द इफेक्ट ऑफ वन चार्ज ऑन द अदर चार्ज, स्मॉलर विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। और बोलें कि ज़्यादा परमिटिविटी होने का मतलब है कि वो फोर्स जो दो चार्ज में लगने चाहिए वो कम कर देता है, और जितना कम परमिटिविटी होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा परमिटिविटी होगा उतना ही कम फोर्स होगा, क्योंकि ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक तो सबको क्लियर होना चाहिए। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, ये देख लिया हम लोगों ने। चलो लिखने का काम बाद में कर लेना, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। ठीक है, अब बोल ही नहीं रहा, स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा। थोड़ा थोड़ा तो लिख लिया। मिटा दूं? मिटा दिया जाए अब तो। चलो अब देखा जाए, हम लोग लिख सकते हैं इसी के जस्ट बाद इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिखा, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फोर्स इन वाटर यानी मीडियम में आ गया 1/81 टाइम्स फोर्स इन एयर। तो अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो क्यों NaCl जो डिज़ोल्व हो जाता है, तो इसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। हेंस NaCl gets dissolved in water due to very weak force of attraction in water। देखो, वाटर का ज़्यादा हो गया परमिटिविटी, इसलिए ऐसा हुआ। वाटर हैव परमिटिविटी 81 टाइम्स greater than that of vacuum। चलो अब तुम्हारे माइंड में कुछ डाउट निकल रहा होगा, ये लिख लिए NaCl gets dissolved in water, ये इसके चलते। ठीक है, यहां तक लिख लिए।
तो ठीक है, लिख लिए। तो अब ज़रा हम लोग यहाँ पे एक फैक्ट लिख सकते हैं। अब ये फैक्ट आपको समझ में आ जाएगा। फैक्ट ये हो गया कि ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी। लिखो। अब ये नॉर्मल सा एक रूल हो गया, समझो, जो हम लोग अभी हजम कर लिए कि ग्रेटर इज़ द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम smaller will be the effect of a force। देखो भाई, बीच में अगर ऑफ हो जाए ना जूम, क्योंकि 40 मिनट्स के बाद, स्मॉलर विल बी द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज। इफेक्ट लिख रहे हैं तो इफेक्ट ऑफ ए चार्ज लिखा जाए। स्मॉलर विल बी द वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ ए चार्ज। चार्ज का इफेक्ट क्या है? एक दूसरे पे फोर्स लगाना, तो फोर्स को स्मॉल कर देगा, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। इसलिए ये फैक्ट हो गया भाई। क्या फैक्ट हो गया? तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, स्मॉलर विल बी द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज, स्मॉलर विल बी द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन द मीडियम, व्हेन प्लेस्ड इन दिस मीडियम। इसलिए मीडियम का तुम्हें पता लग गया कि क्या है ये। चलो, ये तो बात फैक्ट है। ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, स्मॉलर विल बी द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज। ये हम लोगों को समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या है, जरा इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखो, किसी भी चार्ज का इफेक्ट क्या होता है? कोई चार्ज है, मान लो हमने रख दिया मीडियम में, तो इसका क्या है इफेक्ट भाई? कि दूसरे चार्ज रखे जाएंगे तो इस पे ये फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स लगाए या फिर रिपल्सिव फोर्स लगाए, जैसा भी फोर्स लगाए। इफेक्ट क्या है किसी चार्ज का? चार्ज रखोगे तो अंदर में यहाँ पे सराउंडिंग में क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो लगाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगा रहा है, जो दूसरा चार्ज रखोगे उस पर फोर्स लगाएगा, तो ये इफेक्ट कितना इफेक्टिव, कितना ये इफेक्ट डाल पाएगा दूसरे चार्ज पे, या ये चार्ज इस वाले पे कितना इफेक्ट डाल पाएगा, दैट डिपेंड्स कि कौन से मीडियम में रखा गया है। अगर ये वाटर में रखा गया Na+ और Cl- तो फोर्स को कम कर देगा। अगर ये एयर में रखा हुआ है तो फोर्स को इंक्रीज कर देगा। तो ये सब तो भाई इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ही तो है, तो इफेक्ट को कम कर देगा। सो ये मीनिंग क्लियर हुआ। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि डिनोमिनेटर में है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसका वैल्यू के बारे में हम लोग देखें और थोड़ा डिफिनीशन वाइज हम लोग देख लें, एक सेंटेंस, तो वो हम लोग देख सकते हैं। चलो मैं मिटाता हूँ इसको फिर। चलो लिखो, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। मैं लिखवा रहा हूँ, तुम लिखते चलो जल्दी से। डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका? तो लिखो भाई, परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम shows its electrical behavior, that is how this medium will respond when a charge is placed in it। एक चार्ज रखेंगे तो किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा। और when इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़े नहीं है। when इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इन द मीडियम, ये हम लोग जानेंगे चैप्टर 2 में। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड थ्रू दिस मीडियम। अब ध्यान से समझो भाई, कोई भी चार्ज रखते हैं, किसी मीडियम में चार्ज रखते हैं, तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यानी कि जो भी मीडियम है यहाँ पे, उसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटेल अभी इसी कूलम्स लॉ के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो कि अप्लाई किया। किसी मीडियम में चार्ज रखना मतलब उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी तो अप्लाई हो रहा है मीडियम में। तो उस मीडियम में चार्ज रखें या तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, मीडियम का क्या रिस्पॉन्ड होगा, वही बताता है परमिटिविटी। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ?
यहाँ तक क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर बताता है। क्या बताता है वो तो धीरे धीरे और क्लियर हो ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स, जब भी एक चार्ज रखा जाएगा, मान लो हमने रख दिया Na+, अरे भाई जब Na+ रख दिए तो अब Cl- पे ये कितना फोर्स लगा पाएगा वो कौन बताएगा? वो मीडियम का परमिटिविटी बताएगा। अगर तुमने हाई परमिटिविटी वाले में रख दिया, हाई परमिटिविटी वाले में रख दिया तो फोर्स हो जाएगा कम। फोर्स क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे भाई बोलो, कम हो जाता है। तो किसी चार्ज का कितना ये इफेक्टिव होगा, इसका इफेक्टिवनेस कितना आगे पेनिट्रेट करेगा, कितना दूर तक अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपका ये कन्फ्यूज़न होना चाहिए, माइंड में आ रहा होगा, तो परमिटिविटी नाम क्यों है ये? परमिटिविटी नाम सुनने से लगता है कि कुछ परमिट करने का टेंडेंसी, नहीं ऐसा लगता कि परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इसका मतलब कि परमिट करने का टेंडेंसी, ऐसा कुछ होता होगा। परमिटिविटी मतलब परमिट करने का टेंडेंसी, ऐसा ही कुछ तो होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या परमिट होता है, क्या परमिट करता है ये परमिटिविटी? क्या नाम कहाँ से आ गया? नाम से हम लोग मीनिंग अगर एसोसिएट करना चाहें तो आप समझो ये मीडियम का परमिट करने का, कितना मीडियम अलाउ कर रहा है, कितना मीडियम परमिट कर रहा है, वो इस बात को बताता है। क्या परमिट कर रहा है, क्या परमिट कर रहा है वो जरा समझा जाए। तो ये परमिट कर रहा है कि भाई देखो, एक चार्ज और दूसरा चार्ज जब रखा जाता है तो भाई ये मीडियम में होता है पोलराइजेशन। चैप्टर 2 में डिटेल देखेंगे, लेकिन मीडियम में कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होने से इनका फोर्स कम हो जाता है। पोलराइजेशन होने से जो वैक्यूम में तो कोई मीडियम ही नहीं है, तो फोर्स मैक्सिमम होगा। परमिटिविटी स्मॉलेस्ट होता है वैक्यूम का, यानी एयर का समझो स्मॉलेस्ट होता है परमिटिविटी। दूसरा कोई भी मीडियम डालोगे तो इसमें क्या होगा कि ये फोर्स को कम करेगा। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या परमिट हुआ? तो भाई देखो, मीडियम को बोला जा रहा है कि तुम Na+ या दो चार्ज रखे हुए इनके फोर्स को कम करो, पोलराइज हो जाओ और इनके फोर्स को ब्रेक करो, फोर्स को कम करो। तो फोर्स को कम करने के लिए, फोर्स बिटवीन टू चार्ज को कम करने के लिए मीडियम का परमिटी बताता है कि मीडियम कितना परमिट कर रहा है फोर्स को कम करने के लिए। मतलब मीडियम के पास पोलराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू वो टूल है जिससे ये फोर्स को कम कर देता है। तो मीडियम का परमिटिविटी बताता है कि तुम्हें कितना परमिशन दिया जाता है कि जाके तुम फोर्स को कम कर दो। हाई परमिटिविटी मतलब बहुत ज़्यादा परमिट कर दे कि जाओ भाई फोर्स को कम कर दो, तो ज़्यादा परमिटिविटी मतलब बहुत कम कर देगा फोर्स। कम परमिटिविटी मतलब कम परमिट किए कि अच्छा जाके फोर्स कम करो लेकिन कम करना, तो कम परमिटिविटी। सेंस क्लियर हो रहा है क्या मतलब हुआ? सेंस क्लियर हो रहा है? Yes, मीडियम का परमिटिविटी हाई होना मतलब मीडियम को ज़्यादा अलाउ कर रहा है कि जाकर के दो फोर्स को, ये जो फोर्स है दो चार्ज के बीच में, उसको कम कर दो, पोलराइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू कम कर दो। तो जो जितना पोलर बिहेवियर होगा ना, सुना होगा, पोलर मीडियम का परमिटिविटी हाई होता है। वाटर का जो बेसिक बिहेवियर है क्या है? पोलर मीडियम है ये। वाटर क्या है? पोलर मीडियम। कैसे समझे? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। वाटर मॉलिक्यूल में याद है ना, H2O। अरे भाई वाटर पोलर होता है कि नहीं? वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो पोलर है ना। तो पोलर है क्योंकि यहाँ देखते हो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इस तरह से रहता है ना भाई, कुछ एंगल पे रहता है। तो इसमें क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में जब सेपरेशन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट बनता है। और डाइपोल मोमेंट अगला टॉपिक है हम लोगों का, नेक्स्ट क्लास का यही टॉपिक है, डाइपोल मोमेंट। लेकिन अभी आप इतना केमिस्ट्री में भी पढ़े हो कि दो टाइप के मॉलिक्यूल्स हम लोग समझते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। कौन कौन बोलो? कौन कौन? पोलर एंड नॉन पोलर दो तरह के मीडियम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये भी पता है कि वाटर हमारा कैसा है, पोलर है कि नॉन पोलर? वाटर कैसा है? पोलर है। तो जो जितना ज़्यादा पोलर होगा ना उसमें उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। चैप्टर 2 में पोलराइजेशन जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम लोग तो ज़्यादा क्लियर होगा। पोलर ज़्यादा होता है, होने से क्या होता है? ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, और पोलराइजेशन होता ही है फोर्स को कम करने के लिए। अब मीडियम नहीं हो, वैक्यूम हो, तो पोलराइजेशन हुआ ही नहीं,
मीडियम है ही नहीं तो पोलराइजेशन किसका होगा, है ही नहीं, तो पोलराइजेशन नहीं होगा तो मैक्सिमम फोर्स लग पाएगा दो चार्ज के बीच में। लेकिन कोई मीडियम डालोगे तो वो पोलराइज होगा, पोलराइज होकर के फोर्स को कम करेगा। तो दो तरह के मॉलिक्यूल हैं, दो तरह के मान लो मीडियम है कि पोलर है कि नॉन पोलर। तो नॉन पोलर फोर्स को उतना कम नहीं कर पाएगा जितना पोलर करेगा, पोलर बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। इसलिए अगर हम लोग बात करें परमिटिविटी हाई क्यों होता है, अगर क्वेश्चन वाइवा में पूछ दिया जाए, अच्छा ये बताओ कि डिजॉल्व क्यों हो जाता है Na+Cl- NaCl डिजॉल्व क्यों होता है, तो आप बोलोगे कि अच्छा डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन Na+ एंड Cl- बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, 81 टाइम्स ऑलमोस्ट कम हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर के में जैसा होता था उससे 81 टाइम्स कम हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाएगा भाईवा में, क्या भाई तो कम क्यों हो जाता है, तो परमिटिविटी हाई है। तो ये भी पूछ दिया जाएगा परमिटिविटी क्यों हाई है, तो आप बोलोगे कि वाटर पोलर है, पोलर बिहेवियर है इसलिए, अच्छा पोलर है इसलिए परमिटिविटी हाई हो गया, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोलर बिहेवियर नॉन, ये तो समझ में आ गया। पोलर का मतलब है कि उसमें डाइपोल होंगे तो अलाइनमेंट होगा और उसी से बनता है पोलराइजेशन मैकेनिज्म, पोलराइजेशन से कम होता है। इसलिए जितने भी पोलर मीडियम होंगे उनके सबसे ज़्यादा परमिटिविटी होंगे। अब थोड़ा परमिटिविटी का वैल्यू मैं तुम्हें दिखाऊं, ये तो मीनिंग समझ में आ गया। परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम मीन्स एक्सटेंट ऑफ अलाउंस, एक्सटेंट ऑफ अ परमिशन गिवन टू द मीडियम दैट रिड्यूस द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज। उसको परमिटिविटी परमिट किया कि जाके फोर्स को कम कर दो। तो ज़्यादा परमिटिविटी था, पोलर का ज़्यादा परमिटिविटी होता है और ज़्यादा पोलराइज होकर के फोर्स को और कम कर दिया। परमिटिविटी का वैल्यू जो होता है, ध्यान देना, परमिटी का वैल्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है जो कंडक्टिंग मीडियम हो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, रिलेटिव कंपैरिजन बता रहे हैं। कंडक्टिंग मीडियम मान लो मेटल्स हैं, जो कंडक्टिंग है उसकी परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। कंडक्टिविटी जिसका कंडक्टर है उसका परमिटिविटी सबसे ज़्यादा, और उसके बाद हमारा पोलर का है, सबसे ज़्यादा होता है कंडक्टिंग मीडियम का, जिसका कि ऑलमोस्ट इनफाइनाइट जैसा वेरी वेरी लार्ज होता है। उसके बाद पोलर, तो उसके बाद होता है नॉन पोलर, उसके बाद क्या हो गया भाई, तो नॉन पोलर का, और उसके बाद आएगा तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर का सबसे कम होता है परमिटिविटी। इंसुलेटर का क्या होता है, सबसे कम होगा परमिटिविटी। क्लियर है यहाँ तक? इंसुलेटर का सबसे कम, इंसुलेटर ही तो है। वैक्यूम क्या होता है, इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर किसको बोलते हैं, वैक्यूम को ही बोलते हैं। परफेक्ट इंसुलेटर इज वैक्यूम, वैक्यूम से ही अप्रॉक्सीमेटली क्लोज है एयर। इसलिए सबसे कम परमिटिविटी किसका है भाई, तो इंसुलेटर का है। सबसे कम परमिटिविटी इंसुलेटर का, ये ध्यान रहेगा, ये फैक्ट याद रहेगा। पोलर का ज़्यादा, पोलराइजेशन फेनोमेना जो है वो आधे घंटे का टॉपिक है, वो चैप्टर 2 में है। लेकिन अभी इतना ज़रूर हिंट मिल गया तुम्हें कि जितना ज़्यादा पोलर बिहेवियर होगा उतना ज़्यादा ये परमिटिविटी होगा उसका। इसलिए पोलर का हाई परमिटिविटी, नॉन पोलर का कम परमिटिविटी, उससे भी कम इंसुलेटिंग। जितना इंसुलेटिंग बिहेवियर कम परमिटिविटी, जितना कंडक्टिंग बिहेवियर ज़्यादा परमिटिविटी। कंडक्टिंग बिहेवियर ज़्यादा परमिटिविटी, इंसुलेटिंग कम परमिटिविटी। इसलिए लीस्ट परमिटिविटी वैक्यूम के लिए। क्लियर है? लीस्ट परमिटिविटी किसके लिए, लीस्ट परमिटिविटी किसके लिए, बोलो भाई। भाई अपने आसपास आवाज़ को बंद रखो, नहीं तो कुछ काम नहीं हो पाएगा। चलो ये समझ में आ गया कि लीस्ट परमिटिविटी वैक्यूम का है, और जितना ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर उतना ज़्यादा परमिटिविटी होगा। तो देखो, वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, क्या टॉपिक लिखा हूं मैं, बोलो जोर से, बोलो। तो ये दो तरह से इंडिकेट होते हैं। अब जरा देखना ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी ऑफ ए मीडियम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो भी दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। इसी का एनालॉजी समझने में इजी होगा, एक ही बार में माइंड सेट हो जाएगा। देखो, डेंसिटी किसी भी मीडियम का हम लोग दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं। एक क्या भाई, तो डेंसिटी बता दो उसका, मान लो मरकरी है, मरकरी का डेंसिटी बता दो कितना है। एक तो ये हो गया डायरेक्टली, ये क्या हो गया, डायरेक्टली। दूसरा होता है इनडायरेक्टली, क्या बता दो भाई, तो रिलेटिव डेंसिटी बता दो। रिलेटिव डेंसिटी, फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी होता है मरकरी का 13.6। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब समझते हो ना भाई, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस
डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि क्या है, वाटर का है। ये तो जानते हो सब लोग। अरे रिलेटिव डेंसिटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड, जो कि किसका होता है, वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। याद है ना? अरे भाई कैसे होगा काम। वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर सीसी, दैट इज स्टैंडर्ड डेंसिटी। और इसी स्टैंडर्ड के टर्म में हम लोग दूसरों का डेंसिटी बोलते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर डेंसिटी बताना हो तो तुम्हारे पास 2 मेथड है कि नहीं, एक है डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट क्या हुआ भाई, तो डायरेक्टली ये हुआ कि डायरेक्टली डेंसिटी ही बता दो भाई, मरकरी का बताना है तो बता दो 13.6 × 10⁻³ डेंसिटी बता दो सीधा। और दूसरा मेथड क्या है भाई, इनडायरेक्टली। दूसरा मेथड क्या हो गया, अरे डेंसिटी बताने का दूसरा मेथड क्या हो गया, इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली क्या क्या बताते हैं, रिलेटिव डेंसिटी बताते हैं। रिलेटिव डेंसिटी अगर तुम्हें पता लग गया तो डेंसिटी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी था 13.6 मरकरी का और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 10⁻³ kg/m², या जो भी होता है वैल्यू, जो भी। तो ये रिलेटिव डेंसिटी पता है तो हमें पता लग जाएगा उसका डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी होता है रिलेटिव डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और या तो फिर डायरेक्ट आपको दिया रहे। तो वैसे ही 2 तरह से हम लोग डेंसिटी एक्सप्रेस करते हैं, वैसे ही 2 तरह से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी एक्सप्रेस करते हैं। ये तो सबको पता है ना, रिलेटिव डेंसिटी का बात बोलो, पता है या नहीं? पता है। अच्छा, तो एक इसमें क्लू पॉइंट है छोटा सा, बताओ रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है? 11th क्लास में बताया भी था। रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है दूसरा नाम, क्या है रिलेटिव डेंसिटी का? स्पेसिफिक ग्रेविटी। कभी पूछ दिया जाए तो फंस मत जाना भाई, अच्छा ये तो बताया ही नहीं है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है। अरे फ्लूइड्स में पढ़ा था तुमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने को आता था, यूट्यूब में याद होगा, लिक्विड भरा हुआ था, इधर भी है इधर भी है, इसका बताना रहता था स्पेसिफिक ग्रेविटी। ना जल्दी भूल जाओगे। चलो, अगर किसी इंसान का हाइट बताना हो, किसी का इंसान का हाइट अगर बताना हो तो भी तो 2 मेथड है तुम्हारे पास। एक है डायरेक्ट हाइट बता दो और दूसरा उसके बगल में जो खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में बता दो। अच्छा, ये जो रमेश है उससे सुरेश 3 इंच ज़्यादा है, 3 इंच ज़्यादा है, ऐसे भी बता सकते हो भाई। एक तो तुम डायरेक्ट बता दो कि 5'9" है, 5 फुट 9 इंच है, और दूसरा ये बता सकते हो कि ये वाला भाई 5 फीट 6 इंच है, इससे 3 इंच ज़्यादा है। मीन्स अगर किसी मैन का हाइट बताना है, किसी का भी हाइट बताना है, तो आपके पास है ना 2 मेथड। एक डायरेक्टली उसका हाइट ही बता दो भाई 5 फीट 9 इंच, या तो फिर दूसरा क्या है, रिलेटिव बता दो, रिलेटिव टू सम स्टैंडर्ड बता दो। अच्छा, बगल में जो है उससे 3 इंच ज़्यादा है, तो बगल में जो है उस पहले वो जानो, उसमें 3 इंच ऐड करो। तो ये भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेथड है। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों के पास वैल्यू ऑफ परमिटिविटी बताने का भी 2 मेथड है, एक है डायरेक्टली और दूसरा है इनडायरेक्टली। दूसरा क्या है, इनडायरेक्टली। वो क्या है भाई, तो डायरेक्टली है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बता दो भाई, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ही बता दो सीधा। दूसरा इनडायरेक्टली क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी बता दो, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव डेंसिटी का भाई रिलेटिव परमिटिविटी बता दो। रिलेटिव डेंसिटी का भाई कौन, रिलेटिव डेंसिटी का भाई कौन, रिलेटिव परमिटिविटी, ये बता दो भाई। तो हमने रिलेटिव परमिटिविटी जैसे ही बताया, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, εr मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी। जिस तरह से यहाँ पे डेंसिटी था, ठीक है भाई, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू डेंसिटी, ये लिखते थे रिलेटिव डेंसिटी। अगर सब्सटेंस का लिखना है तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव डेंसिटी, यही होता था ना भाई। क्यों? क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी होता था डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ये ठीक है ना, वो तो ठीक है ही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, जिस तरह से यहाँ रिलेटिव डेंसिटी था वैसे यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है। ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। यहाँ स्टैंडर्ड क्या है,
स्टैंडर्ड मीडियम क्या है? वैक्यूम। डेंसिटी के मामले में स्टैंडर्ड क्या था? वाटर था एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी के मामले में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज स्टैंडर्ड। वैसे ही परमिटिविटी के मामले में परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज स्टैंडर्ड। ये दिख रहा है कि नहीं? बोलो भाई, ये दिख रहा है यहां तक? दिख रहा है ना ये फॉर्मूला? ठीक है। अरे बोला करो, बोलने में इतना टाइम लगाओगे, लगता है कि नेटवर्क का इशू है क्या? लेट से आता है रिस्पॉन्स तुम्हारा। चलो, रिलेटिव परमिटिविटी ये हो गया। तो रिलेटिव परमिटिविटी जब परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये जो है स्टैंडर्ड है, वो क्या है भाई? तो ये है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ध्यान रखना, अब मैं एयर और वैक्यूम को अलग करने जा रहा हूँ। ऐसे तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली एयर वैक्यूम को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन अब मैं अलग अलग कर रहा हूँ। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है ये, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को स्टैंडर्ड बनाया गया है, इसी को स्टैंडर्ड मीडियम समझा गया है। स्टैंडर्ड मीडियम ये है, इसी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव बात होगी। रिलेटिव परमिटिविटी यही होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है यहां तक? चलो, अब देखो, मैं बता रहा हूं कि ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, ये क्या है? ये वाला क्या है? ये क्या है भाई? इसी का दूसरा नाम है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर बुक में के से लिखा जाता है। सो दिस इज ऑल्सो के, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। सो के हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के लिए रिजर्व रखा हुआ है इस मीडियम, इस चैप्टर में। तो हम लोग कूलम्स फोर्स जो लिखेंगे, तो कूलम्स फोर्स क्या लिखेंगे भाई? तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर तो है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ऐसा लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखें या एप्सिलॉन एम लिखें, यही तो लिखने पड़ेंगे। तो फाइनली फोर्स क्या बन जाएगा? तो ऐसे बन जाएगा 1/4 पाई। और एप्सिलॉन जो लिखना चाहते हैं, एप्सिलॉन जो लिखना चाहते हैं, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो मीडियम का परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होगा कि नहीं? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दैट इज के इंटू एप्सिलॉन नॉट। बात एक ही है, लिख सकते हैं ना भाई? नहीं दिख रहा है यहाँ वाला? दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना यहाँ तक? नहीं दिख रहा? दिख रहा है तो लिखो। दिख रहा है तो ये तो समझ गए, के टाइम्स लिख दिया हमने। तो चलो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम ये है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसको एप्सिलॉन मीडियम, तो वो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू के। बोलो, लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू के, लिखेंगे, लिख सकते हैं। और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है भाई? बोलते जाओ, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यही कह रहा था कि इस के को, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यानी रिलेटिव परमिटिविटी है, तो ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, तो इस पूरे को के क्यों बोल देते हैं कुछ लोग? इसलिए मैंने इसको बोला कि भाई इसको के डैश बोल लो, तो डिस्टिंग्विश तो कर पाओगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है भाई। तो बाद में कंफ्यूज है, अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहीं पे कैसे लिख दिया? के लिख दिया। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये के लिखना कंफ्यूजिंग होगा ना, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के का यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि इसको के डैश लिख लिया करो प्रैक्टिस में। तुम्हारे प्रैक्टिस में के डैश रहेगा तो तुम्हें ये दिखाता रहेगा कि ये भाई वो नहीं है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये तो भाई 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के है। के डैश हमारा ये है। बोलो अब क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? तो जरा लिखो तो इसको जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करो। फिर से रिपीट कर दूं। देखो, हमने बोला कि ये के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है। फिर से सब लोग सुन लो, रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो कि होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ स्टैंडर्ड मीडियम वैक्यूम।
और इसी का दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम है। इसलिए अगर मीडियम का परमिटिविटी चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर बोलो या एप्सिलॉन नॉट इंटू के बोलो, एक ही बात है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसलिए जब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं के डैश 1/4 पाई इंटू मीडियम का परमिटिविटी, तो 1/4 पाई इंटू मीडियम का परमिटिविटी तो ये है एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो इसी को, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं ना के डैश, पूरे को हमने के डैश बोला, लेकिन कुछ लोग इसी को के बोल देते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कन्फ्यूज़न हो सकता है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि इसको के डैश बोला करो, थोड़ा अलग बोला करो, ताकि तुम्हें पता रहे कि भाई ये मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के नहीं है, ये के डैश है। इस के डैश का वैल्यू क्या हुआ, इस के डैश का वैल्यू हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर क्या है, वही तो क्या है। तो ये समझ गए, इस के डैश और के में, के डैश और के में क्या रिलेशन है, समझ गए। वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्टली दे दिया, इनडायरेक्टली तो रिलेटिव परमिटिविटी बताते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी इस तरह से हम लोग दिखाएंगे, के डैश और के में रिलेशन है, ये अलग हमने साइड में दिखा दिया, ये अलग सा है। स्टैंडर्ड मीडियम यहाँ पे हम लोग वैक्यूम को समझते हैं और वैक्यूम का परमिटिविटी ही स्टैंडर्ड परमिटिविटी है। चलो भाई ठीक है यहाँ तक। अब हटाऊं, स्क्रीनशॉट भी दे देंगे भाई, स्क्रीनशॉट भी इसका भेज देंगे, ग्रुप में ही डाल देंगे स्क्रीनशॉट। चलो अब देखो, फॉर वाटर ये दिख रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज 81। इट मीन्स वाटर का परमिटिविटी हो गया 81 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। अब मैं बता रहा हूं जो मेन पॉइंट है जरा समझने का। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू नोन है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहा तो ठीक है, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं है। इसका वैल्यू वेल नोन होता है, वेल नोन कांस्टेंट की तरह है, ये नोन है सबको, क्वेश्चन पेपर में दिया रहता है। ठीक है, लिखना बंद रखो भाई, अब हो गया बहुत, लिख लिए, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा मैं इसका। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम ये है वैक्यूम का। अब बात करेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। तो पहले देखो भाई, रिलेटिव परमिटिविटी किसका, तो रिलेटिव परमिटिविटी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एयर का। एयर का रिलेटिव परमिटिविटी, चाहे वैक्यूम का ही पहले बोल देता हूं भाई, सबसे पहले वैक्यूम का बताओ भाई कितना हो जाएगा। वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि यही तो स्टैंडर्ड है, खुद ही स्टैंडर्ड है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज वैल्यू इज 1। बिल्कुल ठीक बोला। तो 1 होता है 1.000, ये है वैक्यूम का परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, इसी को हम लोग के बोलते हैं। चलो अभी लिखना बंद रखना। अब मैं बोलूं ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी निकाल रहे हैं अब किसका, ऑफ एयर। तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालोगे तो ये कितना होगा भाई, तो परमिटिविटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यही तो होगा। बोलो यस और नो। यस सर। तो एयर का परमिटिविटी डालें हम लोग डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी डालें हम लोग,
तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.006। इसीलिए एयर और वैक्यूम को ऑलमोस्ट हम लोग सेम ही ले लेते हैं। ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये एग्जैक्टली 1 है और एयर वाला का अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो इसलिए एयर का परमिटिविटी और वैक्यूम का परमिटिविटी हम लोग दोनों एक ही समझते रहते हैं अप्रॉक्सीमेटली, बट एग्जैक्टली बोले तो दोनों में क्या है, डिफरेंस है थोड़ा सा। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे मैं बोलूँ ऑफ वाटर, तो वाटर का क्या होगा भाई, तो वाटर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा तो परमिटिविटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो वो आता है 81। ठीक है, वाटर के लिए तो ये कम से कम इतना याद रखे हैं। और अगर हम लोग बिल्कुल बात करें कंडक्टर का, तो कंडक्टर का तो इनफाइनाइट होता है। कंडक्टर के लिए अगर हम लोग बात करें रिलेटिव परमिटिविटी जब बोल रहे हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी ही निकालें। तो रिलेटिव परमिटिविटी किसी कंडक्टर का निकालें तो यहाँ पे कंडक्टर या मेटल डालोगे, डिवाइडेड बाई ये करोगे तो ये आता है इनफाइनाइट। जितना ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर उतना ज़्यादा उसका परमिटिविटी, उतना ही ज़्यादा उसका रिलेटिव परमिटिविटी। अरे भाई परमिटिविटी हाई होगा तो रिलेटिव परमिटिविटी भी हाई होगा। ठीक है, और जितना इंसुलेटिंग बिहेवियर उतना ही परमिटिविटी कम होगा, इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी इसका निकाला इनफाइनाइट है। और अगर हम लोग बात करें एक रिलेटिव परमिटिविटी किसके लिए भाई, तो एक और स्टैंडर्ड हम लोग समझ लें इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर के लिए तो भाई इंसुलेटर बेस्ट क्या होता है, वैक्यूम होता है। इंसुलेटर बेस्ट इंसुलेटर इज कॉल्ड वैक्यूम। तो इस वैक्यूम को हम लोग समझते हैं और इसके लिए हमारा सबसे कम होगा, सबसे कम होगा तो इसका तो देखा ही हमने 1 है, सबसे कम 1 है। इसलिए हम लोग फाइनली जो फैक्ट लिखेंगे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऐसे याद रखना कि जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है भाई, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक हो सकता है, 1 तक। यहाँ पे ऐसे करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 किसके लिए, वैक्यूम के लिए। इक्वल टू 1 किसके लिए भाई, इक्वल टू 1 किसके लिए होगा, वैक्यूम के लिए। तो इधर है हमारा ये है इंसुलेटर वैक्यूम और इधर आ गए कंडक्टर। और मैंने लिखवाया था कि बीच में क्या होगा, इंसुलेटर के बाद क्या आएगा, तो नॉन पोलर आएगा और उसके बाद क्या आएगा भाई, पोलर आएगा और पोलर के बाद फिर कंडक्टर आएगा। तो ये सीक्वेंस याद रहेगा ना भाई, सबसे कम इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर वाला है और इधर ये कंडक्टर यानी कि मिडल वाला है। तो चलो इसको भी लिख लिया जाएगा, लिख लिया जाए, लिख लो, धड़ाधड़ लिखो भाई, फटाफट लिख लो। लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा थोड़ा पेन चलना चाहिए, नहीं तो पेन में जंग लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा पेन चलाना है। रिलेटिव परमिटिविटी निकाला हम लोगों ने वैक्यूम में तो 1 आया, एयर का निकाला 1.006 आया, इसलिए अप्रॉक्सीमेटली दोनों सेम रखते हैं। वाटर का निकालते हैं 81 होता है। तो आपको याद रखना है बस इतने ही, इतना याद रखोगे, वाटर का एक याद रह गया तो ठीक है, कंडक्टर का इनफाइनाइट, इंसुलेटर का 1। तो हम लोगों का फाइनली ये हो गया, मीन्स के का वैल्यू इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1 ही होता है, लेस देन 1 नहीं होता। लेस देन 1 कैसे होगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, तो वैक्यूम का सबसे कम होता है परमिटिविटी। कोई भी मीडियम डालोगे तो उसका परमिटिविटी ज़्यादा ही होगा वैक्यूम से। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डिफाइन करने का भी लिख देते हैं, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं वो भी चैप्टर 2 में है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताऊंगा अभी। डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम एंड एक्सप्रेस इट in terms of force between charges, between two charges,
ये क्वेश्चन है स्कूल के लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये सीबीएसई क्लास है इसलिए अभी हम लोग सीबीएसई लेवल की ही बात करेंगे, एंट्रेंस लेवल की कोई बात नहीं कर रहे हैं, स्कूल बेस्ड, बोर्ड बेस्ड। तो डिफाइन करने हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का पूछा जाता है। क्लियर है क्वेश्चन? अरे यस और नो? अरे क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? चलो अब इसको ज़रा मैं सॉल्व कर दूं। ये 3 मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करा हुआ है ये भी ज़रा देखो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करने हैं तो अभी हम लोगों ने समझा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, पता ही है तुम्हें, विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मीडियम कॉल्ड वैक्यूम। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, क्या भाई? तो इज द रिलेटिव डेंसिटी, लिख लेता हूँ, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, क्या करूँ जल्दी जल्दी लिख दूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, तुम भी जल्दी जल्दी लिख दो, इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इसके वर्ड में लिख रहे हैं विच इज रेशियो ऑफ, चलो ये तो क्लियर है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मीडियम। तो ये सब तो डेफिनेशन खैर अपने हिसाब से लिखना ही है। रेशियो मेन है, एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। और इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है भाई, तो इसका वैल्यू है हमारा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ग्रेटर वैल्यू ऑफ, अगर मान लो ग्रेटर वैल्यू है किसका भाई, तो ग्रेटर वैल्यू ऑफ के। ग्रेटर वैल्यू ऑफ के का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू लार्ज है, मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी का लार्ज है वैल्यू, तो इसका मतलब परमिटिविटी भी लार्ज होगा। बोलो भाई, परमिटिविटी भी लार्ज होगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो स्टार्ट भी हमने किया था, उस हिसाब से काम कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस कंसीडर, ऐसा लिखना पड़ेगा तुम्हें, जो स्कूल में या बोर्ड में लिखना होता है ना, तो ये सब लिखना पड़ता है। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन R, ठीक है, एट सेपरेशन R। तो ऐसा मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये ऐसे लिखते नहीं चलेंगे, वो आपको लिखना है। जब आप आंसर लिखते हो तो उस समय ये सब फॉलो करना चाहिए, स्टेप्स बताना चाहिए। लेट अस कंसीडर 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 एट सेपरेशन R इन वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम में रखा है। कहाँ रखा है भाई, बोलो कहाँ रखा, वैक्यूम में रखा। फोर्स कितना लगेगा वैक्यूम में या एयर में? वैक्यूम और एयर को हम लोग एक ही तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि एक का 1.000 है तो दूसरे का 1.006 है, तो इसलिए एक ही समझ लेते हैं। एयर मान लो समझ लो या वैक्यूम समझ लो, एक ही बात है अभी के लिए। एग्जैक्टली जब भी बोला जाएगा तो बोलना कि एयर और वैक्यूम एक नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग एक ही काम चलाते रहते हैं। तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये है इक्वेशन नंबर 1। ऐसा ही हम लोगों ने काम किया। नाउ द सेम चार्जेस विद सेम सेपरेशन आर केप्ट इन ए मीडियम। किसी भी एक मीडियम में हमने रख दिया, लिखना मत अभी भाई। तो जब मीडियम में रख देंगे तो बताओ कितना फोर्स लग जाएगा, कितना फोर्स लगेगा बोलो। अब कितना फोर्स लगेगा जब मीडियम में हमने रख दिया? वही 2 चार्ज पहले था हमारा एयर में, और अब वो 2 चार्ज पहले एयर में था, अब वो किसी मीडियम में रख दिया। तो कितना लिखें फोर्स, बोलो 1/, बोलो भाई बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ऐसा लिखें। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन R²,
ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ, यहाँ पे लिख लिया जाए। यहाँ हम लोगों ने कंसिडर कर लिया दोनों में। अब ज़रा देखो, हम लोग एक रेशियो निकालते हैं, एफ एयर में या वैक्यूम में। वैक्यूम ही लिख देते हैं, क्यों हम लोग अप्रॉक्सीमेट लिखें, एग्जैक्टली लिखें। फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम, बताओ ये कितना हो जाएगा। मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और 2 में डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया। तो फोर्स इन एयर या वैक्यूम, इसको हमने डिवाइड कर दिया इससे। तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पे भाई, क्या लिखेंगे, तो 1/4πε0, और क्या लिखेंगे बोलो, Q1 Q2/r²। दिख रहा है ना इतना ऊपर वाला, दिख तो रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4πε0 इंटू के, ऐसा लिखना पड़ेगा। वही Q1 वही Q2 और r², ऐसा लिखेंगे। तो बताओ यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होंगे भाई, Q1 Q2 r², 1/4πε0 भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या बचेगा, के, बस खाली के बचा। तो यही तो मेन चीज़ है, ये के आ गया, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी आ गया, या के आ गया। तो यही रेशियो से हम लोग डिफाइन कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ध्यान देना, एक्सप्रेस करना था ना, क्वेश्चन में यही दिखा गया था, एक्सप्रेस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो ये देखा हम लोगों ने, एक ही पहले सेपरेशन पे 2 चार्ज रखा, जब एयर में वैक्यूम में रखा तब देखा फोर्स, मीडियम में रखा तब देखा फोर्स, और रेशियो निकाला। उस बेसिस पे देखा कि रेशियो ऑफ फोर्स इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या भाई, तो हेंस क्या लिखें, बताओ भाई। इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कौन कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक, देखो डाइलेक्ट्रिक टर्म जो है ना वो आएगा चैप्टर 2 में डिटेल में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक मीन्स एनी मीडियम, जनरली इंसुलेटर। फिर से समझो, डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है ऐसे मीडियम को जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव। कंडक्टर को छोड़ दो, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव। कंडक्टर में तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागते रहते हैं भाई, रैंडमली इधर से उधर, पूरे क्रिस्टल में भागते रहते हैं, इधर से उधर होता रहता है। किस में, मेटल या कंडक्टर में। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, बाउंड है, अपने अपने एटम में बाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स उसको छोड़ के भाग नहीं सकता, तो वो कहाँ होता है, इंसुलेटर में होता है, जनरली इंसुलेटर में होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री नहीं हैं, ऐसे मीडियम को डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। ऐसे मीडियम को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। कौन कौन से 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है। तो डाइलेक्ट्रिक का जनरल मीनिंग समझ में आया, आगे तो इसका डिटेल हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे। बट डाइलेक्ट्रिक इज एनी मीडियम विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे मैं इधर से इंडिकेट कर देता हूँ, एनी मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, फ्री नहीं है तो क्या है भाई, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या लिखें, बाउंड टू देयर, किससे बाउंड है, किससे बाउंड है भाई, एटम से या मॉलिक्यूल से, जहाँ हैं वो उससे अटैच्ड हैं, फ्री नहीं है। तो इसको, तो ये जनरली क्या हुआ, इंसुलेटिंग बिहेवियर। इंसुलेटर देखो, कोई दुनिया में जो है ना परफेक्ट इंसुलेटर कुछ होता नहीं है। परफेक्ट इंसुलेटर सिर्फ वैक्यूम को बोलते हैं। बाकी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाउंड हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स बाउंड है तो उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं। और 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। इसका और डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल ये है हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम। अभी ध्यान से पहले देख लो, बाद में नोट कर लेना। हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, देखो यहाँ से डिफाइन करना है। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे जो फॉर्मूला से हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसके डेफिनेशन का।
फॉर्मूला से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला से हमने ऑब्टेन करना है, द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया रेशियो ऑफ द फोर्स, हेंस द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस when placed in एयर छोड़े वैक्यूम को पकड़ेंगे, एग्जैक्टली में वैक्यूम को पकड़ेंगे और अप्रॉक्सीमेटली में एयर को भी पकड़ लेंगे। तो हेंस द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम to the force between क्या, between same two charges when placed in the medium with same separation। भाई राइटिंग गड़बड़ हो सकता है, कोई बात नहीं है, राइटिंग समझ में आ जाएगा ना भाई? बच्चों राइटिंग तो पकड़ में आ जाएगा ना क्या वो लिखा हुआ है। चलो देखो, तो हमने इसके बेसिस पे डिफाइन किया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं डेफिनेशन सही हुआ कि नहीं। हेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम to the force between the same two charges when placed in the medium with same separation। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन भी हो गया ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स रेशियो फॉर्मूला। ये आपको ऑब्टेन करने को आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई यस और नो? चलो क्लियर है तो इसको भी नोट कर लो जल्दी से, बिल्कुल नोट कर लो फटाफट इसको। और डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा हमने थोड़ा सा मीनिंग क्लियर कर लिया भाई कि एनी मीडियम विद बाउंड इलेक्ट्रॉन्स नॉट फ्री, एनी मीडियम इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री। लिख लो फटाफट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, दैट इज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। डाउट बोलो। ऑपोजिट नहीं होगा कि फोर्स ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम नहीं होगा? नहीं होगा ना, डिनोमिनेटर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तब हो जाता, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, देख रहे हो यहाँ है कि क्या बताऊं तुम्हें, यहाँ बताता हूँ। चलो देखो, देख लो भाई, देख लो देख लो। चलो देखो, अगर मान लो हम लोग लिखें फोर्स इन एयर, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तक दिख रहा है ना। चलो मैं फोर्स लिख दूँ मीडियम का पहले न्यूमरेटर में और इधर एयर का लिख दूँ, तो होगा क्या, देखो क्या निकलेगा तुम्हें। तो भाई यहाँ पे लिखोगे, मीडियम लिखे हो तो यहाँ पे ऐसा आएगा ना, एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ऐसे आएगा। और यहाँ पे आएगा ये 1/, बाकी तो Q1 Q2 तो सब में आना ही है। तो ये क्या रह जाएगा, ये 1/k मिल जाएगा ना तुम्हें, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए मीडियम और एयर के बीच में अगर रेशियो लोगे तो तुम्हें 1/k मिलेगा। यहाँ पे अगर ये प्रोपोर्शनल होता, डायरेक्टली फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता ना के, अगर इसका के न्यूमरेटर में आता तब तो भाई के वैक्यूम का और के मीडियम का, तो ऐसे हो जाता। लेकिन यहाँ पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तभी तो हम लोग मीडियम और एयर में अगर लिखोगे फोर्स का रेशियो तो 1/k ऑब्टेन होगा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो सिंपल सा दिख रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये सारे कैंसिल होंगे और ये के ऊपर हमें मिल जाएगा। इसलिए ये याद रखना है कि वैक्यूम में डिवाइडेड बाई मीडियम फोर्स का ऐसे ही लिखने हैं, force between two charge when placed in vacuum to the force between the same two charge with same separation when placed in the medium, this ratio is K, dielectric constant of the medium। अब ध्यान देना, लिख लियो यहाँ तक, लिख तो लिए हो यहाँ तक। देखो कंफ्यूजन इसको क्यों हो गया, कंफ्यूजन इसको इसलिए हुआ, देखो
कन्फ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये लिखते हैं मीडियम का परमिटिविटी डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिटिविटी, लेकिन फोर्स रेशियो लिखना पड़ेगा तो फोर्स एयर में या वैक्यूम में डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम। तो इससे कंफ्यूज मत हो, ये वाला तो भाई परमिटिविटी का अगर रेशियो बताना हो तो परमिटिविटी मीडियम का डिवाइडेड बाय परमिटिविटी वैक्यूम का, बट फोर्स रेशियो की बात करना हो तो फोर्स वैक्यूम में डिवाइडेड बाय फोर्स मीडियम में, ये आएगा तुम्हें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब क्लियर हुआ भाई जिसको डाउट था? यस सर। ठीक है, क्योंकि मीडियम का जो परमिटिविटी होता है वो तो एप्सिलॉन नॉट इनटू के होता है, इसलिए जब इसका हम लोग रेशियो लेंगे तो वो डायरेक्टली के का आएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी दिखते हैं, हम लोग लिखते हैं तो ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय ये लिखते हैं। ठीक है, इसी में तुम एप्सिलॉन नॉट से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट अगर हम लोग टर्म में लिखना यूज़ करना चाहते हैं स्टैंडर्ड का तो वहाँ यहाँ पे है, और ये मीडियम का देख रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मीडियम का परमिटिविटी। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये परमिटिविटी के टर्म में अगर लिखना हो के, तो परमिटिविटी के टर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे हम लोग कि भाई रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई ये होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स इन द मीडियम डिवाइडेड बाय फोर्स इन एयर लिख दें, ये ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि फोर्स एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में आता है, जब डिनोमिनेटर में आता है तो उल्टा हो जाएगा रेशियो, इसलिए फोर्स इन एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन द मीडियम वही तो आया है, वो डायरेक्ट हम लोगों ने लिख के दिखाया है। वैक्यूम का फोर्स लिखेंगे, मीडियम का फोर्स लिखेंगे, के यहाँ आया और यही के ऊपर चला गया, के मिल गया। सो ये ज़रूर उसके बाद लिख लेना, ये भी लिख लेना भाई, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे देख रहे हो कि मीडियम का लिखा जाता है मीडियम डिवाइडेड बाई वैक्यूम का, लेकिन यहाँ लिखना है वैक्यूम में फोर्स, एयर में फोर्स या वैक्यूम में फोर्स। फोर्स का जब रेशियो लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, परमिटिविटी का रेशियो लिखोगे तो ऐसे लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिवाइज कर लो कि जो फोर्स हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन 1/4 पाई, जो के डैश लिखते थे 1/4 पाई मीडियम का परमिटिविटी, तो मीडियम का परमिटिविटी लिखो भाई और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर करो, यही तो होता था कूलम्स फोर्स। बोलो, ये तो सबको पता था। ठीक है भाई, अब इसमें फोर्स में जब हम लोगों ने इस के डैश को, इस पूरे को जो के डैश लिखते थे इसी को आगे हम लोग बढ़ाना देखा शुरू में, तो 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिखना पड़ेगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी लिखें या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिखें या फिर सिंपली लिख दें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यही देखा कि हम लोग Na+ एंड Cl- में जो आयनिक बॉन्ड है दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इसी तरह से लिखा जाएगा भाई। जब हमारा एयर में होगा तो एयर के अकॉर्डिंगली हमारा ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, यहाँ भी चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, Na+ पे प्लस ही चार्ज, इस पे माइनस ही चार्ज। तो यही फोर्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में यही देखा था कि यहाँ पे देख रहे हो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम लोगों ने निकाला था फोर्स एयर का और फोर्स मीडियम का, अगर ये हम लोग रेशियो निकालेंगे तो अभी देखा ना भाई के आता है दैट इज 81 आएगा वाटर के लिए। वाटर में रखें, इसको ध्यान देना, अभी समझ चुके हो इसलिए और जल्दी समझ जाओगे। वाटर में अगर रखें तो फोर्स और एयर में रखें तो फोर्स, इन दोनों का रेशियो ये आएगा। वाटर का 81 होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई, 81 होता है। ठीक है, और अगर यही चीज़ हम लोग लिखें कि भाई मीडियम में फोर्स कितना हो जाएगा, भाई मीडियम में फोर्स, तो मीडियम में फोर्स हो जाएगा यानी कि वाटर में फोर्स हो जाएगा। अगर वाटर की बात करें, ये मीडियम क्या है, वाटर है, तो वाटर होगा तभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81 है। इट मीन्स हम लोग देखेंगे कि फोर्स वाटर में कितना हो गया भाई, तो फोर्स वाटर में हो गया एयर में फोर्स डिवाइडेड बाई 81। मीडियम में कितना फोर्स हो गया, एयर में फोर्स डिवाइडेड बाई 81 होना भी चाहिए भाई, क्योंकि वाटर में जब फोर्स लिखोगे तुम तो यही तो लिखेंगे E इंटू ई, Na+ का चार्ज Cl- का चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 81, क्योंकि परमिटिविटी लिखना पड़ेगा, ये है, यही तो है। तो एयर में होता तो ये होता, ध्यान देना, एयर में होता तो इतना ही होता ना भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एयर में जितना फोर्स हो रहा है डिवाइडेड बाई 81 हो रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाई के हो रहा है। के किसका, वाटर का, के किसका, के किसका भाई, वाटर का
81 है तो 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। तो फर्स्ट मीटिंग में हम लोगों ने 20 मिनट्स में यही देखा था, 20-30 मिनट्स में, कि भाई वाटर में क्यों Na+Cl- डिजॉल्व हो जाता है। जो बाउंडेड होते हैं सॉल्ट जो होता है NaCl वो डिजॉल्व क्यों हो जाता है? क्योंकि वाटर में 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। 81 टाइम्स फोर्स कम हो गया। जितना भी एयर में फोर्स था NaCl का बीच में, उससे 81 टाइम्स स्मॉलर हो गया। ठीक है, जिसका मिस हुआ था समझ में आ गया। 81 टाइम्स स्मॉलर हो गया तो उससे क्या होगा, अब ये Na+ और Cl- क्या हो जाएगा, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ये, क्या हो जाएंगे ये, बोलो भाई, लूजली बॉन्ड हो जाएंगे। अब जब लूजली बॉन्ड हो जाएंगे तो सोचो वाटर मॉलिक्यूल तो घूमते रहते हैं इधर से उधर, वाटर तो फिक्स नहीं है भाई, सॉलिड तो है नहीं, घूमते रहते हैं। अब किसी ने Na+Cl- बेचारा लूजली बॉन्ड था और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ने इसको धक्का मार दिया तो ये तो इधर निकल जाएगा। ये इतना लूजली है कि ये इधर चला गया और ये बेचारा को कोई इधर मार दिया या ये यहीं रह गया, इधर निकल गया। तो इससे क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया ना, अलग अलग हो गए। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि मीडियम का परमिटिविटी का क्या रोल है। तो देख रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मीडियम परमिटिविटी होता है। ज़्यादा परमिटिविटी रखोगे तो फोर्स को कम कर देगा। वाटर में 81 टाइम्स ज़्यादा परमिटिविटी है क्योंकि पोलर बिहेवियर है वाटर में, इसलिए 81 टाइम्स कम हो गया फोर्स। और 81 टाइम्स कम हो गया मीन्स वेरी वीक हो गया फोर्स। और जो वीक हो गया फोर्स तो ये ईजिली डिजॉल्व हो सकता है। किसी में भी कोई किसी ने मार दिया वाटर मॉलिक्यूल ने, इधर निकल गया तो डिसॉल्व हो जाता है ये वाटर में। क्यों डिसॉल्व हो जाता है? क्योंकि वाटर का परमिटिविटी हाई है। अब तो आप और डिस्कस कर सकते हो परमिटिविटी क्यों हाई है। कोई पूछ दिया परमिटिविटी क्यों हाई है, क्योंकि ये पोलर बिहेवियर है, ये पोलराइजेशन होता है। इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज रखते हैं तो पोलराइजेशन होता है, डाइपोल के अलाइनमेंट होते हैं। डिटेल तो चैप्टर 2 में है, बट हाँ यहाँ पे पोलराइजेशन होने से पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मीडियम है, इसलिए इसका परमिटिविटी हाई है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जितना ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर होता है उतना ही परमिटिविटी बढ़ता जाता है, और जितना कम कंडक्टिंग है मीन्स इंसुलेटिंग की तरफ टेंडेंसी, उतना ही कम परमिटिविटी होता जाता है। परमिटिविटी का वैल्यू हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है वो मेटल्स का यानी कि कंडक्टर्स का होता है, और सबसे कम किसका होता है भाई, तो वैक्यूम का होता है। क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो इनफाइनाइट होता है मेटल्स के लिए, और इधर 1 होता है इंसुलेटर के लिए। ठीक है, यहां तक तो समझे हो भाई सारे लोग? जो एब्सेंट था जो स्टार्टिंग में वो भी समझ गया बच्चा? किसने पूछा था, चिराग ने? घर, हाँ भाई अब समझ में आ गया तुम्हें कि नहीं समझ में आया तो बता दे भाई फिर से। सर तो मेटल में कम फोर्स लगाएगा बाकी सबसे। भाई मेटल में तो ये इनफाइनाइट हो जाता है, 0 फोर्स लगता है। मेटल के अंदर अगर हो तो वो चार्ज 0 फोर्स लगाते हैं। मतलब कि मेटल के अंदर अगर हम लोग बात करें मेटल में, तो मेटल में फोर्स नहीं लगेगा, मेटल तो ब्रेक कर देता है। सुना है तुमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता इनसाइड ए मेटल? सुना है? नहीं सुना, अभी पढ़ा नहीं होगा, अभी पढ़ा नहीं है। इसी चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आएगा। सबसे ज़्यादा फोर्स देखो, फोर्स Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K है। ये सब तो सर फिक्स है। जितना ज़्यादा मेटालिक बिहेवियर, जितना ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर, उतना ही ये हाई वैल्यू कंडक्टर्स का वैल्यू परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है। क्यों? उसका रिलेटिव परमिटिविटी भी इनफाइनाइट होता है। परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि के। ठीक है गर्व, यहां तक समझे? तो कंडक्टर में ये के वैल्यू हाई इनफाइनाइट हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0 फोर्स हो जाएगा 0। इसलिए तो हमारा किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। कोई चार्ज रखोगे यहाँ पे, मान लो यहाँ पे चार्ज रख दिया तुमने, तो इसके बाहर फील्ड होगा,
इसके बाहर दूसरा कोई चार्ज रखोगे, इस पर ये फोर्स लगाएगा, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज होगा ना तो इस पर ये फोर्स नहीं लगा पाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही यहाँ पे पोलराइजेशन करके कैंसिल कर देगा इसको। कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जो होता है फील्ड किधर होता है, बाहर होता है। ये आगे हम लोग गॉस लॉ में प्रूव भी करेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। लेकिन अभी के लिए ये समझो, जितना ज़्यादा, जो मेन बात है वो समझो गर्व, जितना ज़्यादा कंडक्टिंग बिहेवियर होगा उतना ज़्यादा परमिटिविटी हाई होगा और उतना ही फोर्स का वैल्यू को कम कर देगा। और जितना इंसुलेटिंग होगा उतना ही परमिटिविटी कम होगा, और कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब होगा, वैक्यूम में। अगर हम लोग मीडियम चेंज कर कर के अगर देखना हो फोर्स, तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब होगा भाई, तो सबसे ज़्यादा वैक्यूम में होगा। वैक्यूम में मैक्सिमम फोर्स बिटवीन टू चार्ज। अगर दो चार्ज हम लोग रखें सर्टेन सेपरेशन पे, तो मैक्सिमम फोर्स तब होगा जब वैक्यूम में हो। और अगर हम लोगों ने वैक्यूम से मान लो पोलर मीडियम लाए, वाटर लाए, तो कम हो जाएगा फोर्स, क्योंकि उसका K81 है। और ज़्यादा कंडक्टिंग नेचर वाला लाए मीडियम, तो और कम हो जाएगा फोर्स। और अगर मेटल ला देंगे तो फिर जीरो हो जाएगा फोर्स। समझ गए? मेटल का तो अभी हम लोगों को बात करना नहीं है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग समझ में आया तुम्हें? डिनोमिनेटर में है, सो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ज़्यादा परमिटिविटी वैल्यू। तो ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, स्मॉलर विल बी द फोर्स। इसका मतलब कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स कम लगा पाएगा, इफेक्टिव कम हो पाएगा। चार्ज इफेक्टिव किस तरह से होता है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा करके अपना इफेक्ट दिखाता रहता है। अच्छा मेरे फील्ड में आ गए, फोर्स लगाऊंगा। लेकिन अगर ये मीडियम हाई परमिटिविटी का हो गया तो फोर्स को कर देगा कम। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में एक डिफिनीशन लिखवाया था, ग्रुप में मैं डाल दूंगा। जो आज क्लास ले रहा हूँ उसका मैं वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर रिकॉर्डिंग सही सही हुआ हो तो ये मैं पूरा वीडियो आज के क्लास का डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो ये भी तो मेरा जो छूटा है वो भी समझ में आ जाएगा। और अभी ऐसे ओवरऑल डिस्कशन अब परमिटिविटी पे हम लोगों का ये आ गया भाई, कि डिनोमिनेटर में परमिटिविटी है, सो हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी मीन्स लो वैल्यू ऑफ फोर्स कर देगा। गर्व इतना समझ में आ गया। कंडक्टर होगा ज़्यादा परमिटिविटी, फोर्स को और कम कर देगा, जीरो ऑलमोस्ट कर देगा। और इंसुलेटिंग तो ज़्यादा फोर्स। गर्व क्लियर हुआ यहाँ तक? गर्व, अरे गर्व क्लियर हुआ? चलो, अगर क्लियर नहीं हुआ तो ग्रुप में वीडियो डालूंगा, वो भी देख लेना और तब बता देना भाई। परेशानी होगा तो नेक्स्ट क्लास में उसको पकड़ लेंगे। आज का तो मेन टॉपिक था परमिटिविटी देखना। परमिटिविटी देखा हम लोगों ने, उसका वैल्यू दिखाया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दो तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या वैल्यू हुआ। आज के क्लास का पूरा नोट्स आप बना लेंगे, मैं स्क्रीन, ठीक है? जो लोग थोड़ा लीड लेना चाहते हैं और घर में थोड़ा सा टाइम मिल रहा हो तो आप थोड़ा लीड ले लें और क्या करें, मैं बता देता हूँ क्या करो। 11th क्लास का कौन सा चैप्टर जो सबसे ज़्यादा पहले यूज़ होने वाला है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो है ग्रेविटेशन। क्योंकि बिल्कुल एनालॉजी की तरह इसको समझाऊंगा मैं। ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों है कंजर्वेटिव, दोनों है इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दोनों है सेंट्रल फोर्स, इसलिए बहुत सारे सिमिलरिटी है। इसलिए ग्रेविटेशन को रिकैप कर लो, ठीक है? दूसरा क्या रिकैप करोगे भाई, तो दूसरा है वेक्टर को रिकैप करो, वेक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और क्या रिकैप करना है, तो और रिकैप करो लॉज ऑफ मोशन, ठीक है? और कुछ जो इसमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो होता है काइनेमेटिक्स को इन्वॉल्व करके एंड ऑसिलेशन को इन्वॉल्व करके। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो फर्स्ट चैप्टर में ही यूज़ होने हैं। इसलिए घर पे बैठो मत, लीड लो। घर पे जो भी फ्री टाइम मिल रहा है उनमें इन चैप्टर को नोट कर लो भाई। इन